नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। इन्वायरमेंट की हमारी इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे थ्रेटेंड स्पीसीज़ के बारे में। आईयूसीएन ने जीवों को स्पीसीज़ को 9 वर्गों में डिवाइड किया है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले के जो लेक्चर्स थे जहाँ पर हमने स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा था, वो स्पीशीज़ थे जो न्यूज़ में थे। यहाँ पर हम लोग इन जनरल उन स्पीसीज़ को भी पढ़ेंगे जो न्यूज़ में नहीं है, मगर वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर सवाल पूछा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 में लिस्टेड जो भी स्पीशीज़ हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हम लोग एक स्पीशीज़ के बारे में पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे कि उसका जो स्टेटस है वो क्या है, वो कौन से थ्रेट फेस करता है और भारत सरकार ने कौन से कंजर्वेशन इनिशिएटिव लिए हैं उनके लिए। क्लियर बात है। इसके पहले हमने आपके लिए 8 लेक्चर लाए हैं हम लोग इस चैनल पे। सबका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर 1 में डिस्कस किया है हमने इकोलॉजी, इकोसिस्टम्स के बारे में। आपका जो सेकंड लेक्चर है डिस्कस किया है हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में। उसके बाद पोल्यूशन, फिर क्लाइमेट चेंज और फिर आपके जो सारे कानून हैं भारत में, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब जो कानून हैं उनके बारे में हम डिस्कस किया है। फिर इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस, यूएनएफसीसी, जो आपका डिजर्टिफिकेशन वाला है, रामसर कन्वेंशन है, जो भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सब हमने कवर किया है। आप लाइन से सारे लेक्चर देख सकते हैं नीचे प्लेलिस्ट में। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर और हमारे गूगल ड्राइव में, जो कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज्योग्राफी हमने पूरा कर दिया है। इसमें आपके जो सारे लेक्चर हैं आपके पूरे हो चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो इंडियन ज्योग्राफी है दोनों। चलिए शुरू करते हैं। तो आईयूसीएन ने अपने जो सारे स्पीसीज़ हैं उसको 9 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे दुनिया में वो जीव अब नहीं पाया जाता। जैसे कि डोडो जो था वो पाया जाता था मॉरिशस में, वो अब नहीं पाया जाता, वो ख़त्म हो चुका है। ना ही वो किसी कैप्टिविटी में है, ना ही वो वाइल्ड में है। अगला है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इस कैटेगरी में पाए जाने वाले जीव हमको जंगल में नहीं मिलते। इनकी जनसंख्या एकदम कम हो चुकी है और एक आध दो जो बचे हुए हैं वो केवल कैप्टिविटी में सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब कि जो मनुष्य है उसकी देख रेख में वो सर्वाइव कर रहे हैं, किसी हमारे जो इन सीटू नहीं, एक सीटू वाले में। मतलब कि इन सीटू क्या होता है? इन सीटू का मतलब ये होता है कि आप उसको उसके नेचुरल पर्यावरण में कंजर्व कर रहे हैं, मगर अगर उस जीव को आप निकाल करके किसी आर्टिफिशियल जगह पर लेकर के आएंगे, किसी चिड़ियाघर में या फिर किसी और जगह उसको रख करके प्रिजर्व करेंगे, तो वो कहलाता है एक्स सीटू। मतलब कि उसको अपने इन्वायरमेंट से हमने बाहर निकाल दिया। अगला है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसमें अगर उस प्रजाति का 50 से भी कम जीव जीवित हो तो हम कहेंगे कि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। वाइल्ड में, जंगल में वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। वो केवल फिर कैप्टिविटी में ही पाया जाएगा। पिछले 10 सालों में वो अपना 90% जनसंख्या खो चुका होगा। मतलब कि अगर 10 साल पहले 100 जीव था तो अब केवल 10 जीव बचा होगा। ये क्राइटेरिया है एक तरह से कि हम कैसे उसको कैटेगराइज करेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के रूप में। वैसे ही इंडेंजर्ड वो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है और पिछले 10 सालों में उसका 70% पॉपुलेशन ख़त्म हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पर उसका फिलहाल में अभी केवल 250 इंडिविजुअल ही जिंदा है। मतलब 250 जो मेच्योर इंडिविजुअल हैं वो जिंदा है। ठीक है। अगला है वनरेबल। इसमें 10,000 से कम प्रजाति जीवित हैं और ये वाइल्ड में एंडेंजरमेंट के कगार पर है। अभी एक्सटेंड नहीं होगा, अभी वनरेबल के बाद एंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड पे जाएगा। मतलब ठीक ठाक स्थिति में है, मगर इसको फिर भी बचाने की ज़रूरत है, इसीलिए इसको वनरेबल कहा गया है। जैसे कि स्नो लियोपार्ड, वो वनरेबल कैटेगरी में है। फिर आता है नियर थ्रेटेंड, वो इंडेंजर बनने के कगार पर है। लीस्ट कंसर्न मतलब जैसे कि हमारे कौआ, कुछ हमारे जैसे जो दूसरे जीव हैं, मतलब कि वो अच्छे खासे एरिया में हैं, वो अच्छे खासे संख्या में हैं, एबंडेंट हैं, उसको हम कहते हैं लीस्ट कंसर्न्ड।
कुछ ऐसे जीव हैं उनके बारे में डाटा नहीं है, तो डाटा डिफिशियंट, और जिनको हमने एवेलुएट नहीं किया है उसको हम कहते हैं नॉट एवेलुएटेड कैटेगरी में। तो ये दो तो खैर अलग है, इसमें डाटा नहीं है, एवेलुएट नहीं किया गया है। मेनली आपके 7 कैटेगरी है IUCN का। समझ गए बात। अब हम शुरू करते हैं अपने जीवों को। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में कौन कौन से जीव हैं। सबसे पहला है हम्प बैक्ड मसहीर। ये जो आपको मछली दिख रही है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये केवल कावेरी रिवर बेसिन में पाया जाता है। इसकी जो नदियां हैं पंबार, काबिनी, भवानी, इन नदियों में ये पाया जाता है। क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। भारत में मसहीर का 16 प्रजातियां पाई जाती है। इसको टाइगर ऑफ द वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टाइगर ऑफ द वाटर कहते हैं। और ये फ्रेश वाटर, साफ पानी, मीठे पानी में पाया जाता है। जैसे कि पता है वो नदी, जो नदी है उसके अंदर ही रहता है ये। इसकी जनसंख्या को खतरा किससे है? डैम बनाने से। होता क्या है कि जब आप कोई बांध बनाते हैं तो जो नदी का जो बहाव है उसमें एक रुकावट आ जाता है। ये नदी फ्लो कर रही है, ठीक है, वो इस दिशा में फ्लो कर रही है। यहाँ पर आपने एक बांध बना दिया तो होता क्या है कि जो जीव है वो इस बांध को क्रॉस करके इस साइड नहीं जा पाता, ठीक है। तो बांध बनाने से जो हैबिटेट है इस मछली का वो फ्रेगमेंट हो जाता है। सेम समस्या हमारे डॉल्फिन के साथ भी है। जो इंडस रिवर डॉल्फिन है, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, दोनों को समस्या होती है बांध बनाने से। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि एक का नैहर है इधर, एक का ससुराल है इधर, जा नहीं पा रहा। अब समस्या की बात है। तो इसके बाद जो डिफॉरेस्टेशन है, ड्राउट, पॉल्यूशन, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट, ये सभी जो हैं वो इस मछली के आवास को प्रभावित करती हैं, इसके इकोसिस्टम को, इसके एग्जिस्टेंस को प्रभावित करती हैं। अब एक प्रोजेक्ट मसहीर चलाया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट नहीं है, एक शोवाल नाम का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिनके द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया जाता है। क्या नाम है उसका? प्रोजेक्ट मसहीर, ठीक है। ये जो संस्थान है वो दूसरे स्टेक होल्डर से मिल करके ये प्रोजेक्ट चला रहा है। आपको मैंने बताया था कि लॉकडाउन के समय में जो मालाबार साइबेट है वो दिखाई दिया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो केरला में जो इसका जो एक फुटेज है वो हमारे सामने आया था। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है, मतलब कि इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी, मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। साइट्स का अपेंडिक्स 3, और ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, भारत में एंडेमिक है। वेस्टर्न घाट का जो हिल स्लोप है वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट में, सदाबहार जंगलों में ये पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको त्रावणकोर केरला से रिपोर्ट किया गया था। ये नॉक्ट्रल है, मतलब निशाचर है। ये ज़्यादातर मतलब दूसरे जीवों के कांटेक्ट में नहीं आता और ये वेस्टर्न घाट में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है। ये दुनिया के सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट जैसे कि जो एनिमल हैं उनमें से एक है। क्या खतरा है इसको? सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई होती है, इसका आवास नष्ट हो जाता है। वहाँ पर जंगल काट के प्लांटेशन लगाए जाते हैं, रबर के प्लांटेशन, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें जो प्लांटेशन लगाए जाते हैं, इसका आवास नष्ट होने के कारण इसकी जनसंख्या धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। अगला है रामेश्वरम ऑर्नामेंटल टॉर्टुआला। यहाँ पर ये मकड़ी है, स्पाइडर है, रामेश्वरम पैराशूट स्पाइडर कहते हैं इसको, रामेश्वरम पैराशूट स्पाइडर भी कहते हैं इसको। ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये एक्चुअली कोकोनट, पाम, इन सब के प्लांटेशन में पाया जाता है। ये तमिलनाडु में, मतलब कि भारत में ये एंडेमिक है। रामनाथपुरम ज़िला जो है केवल वहीं पर ये जो स्पाइडर है वो पाया जाता है, मगर हाल में नॉर्दर्न श्रीलंका का जो मन्नार ज़िला है वहाँ पर भी इसको पाया गया है। तो इसका जो स्टेटस है उसको फिर से इसको रिव्यू किया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई अपडेशन नहीं आया है, ठीक है। पहले इसको माना गया था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, मगर 2004 में इसको दोबारा डिस्कवर किया गया एक सेक्रेड ग्रूव में, रामेश्वरम में। सेक्रेड ग्रूव क्या होता है? सेक्रेड ग्रूव एक ऐसा जंगल होता है, एक ऐसा फॉरेस्ट का पार्ट होता है जो ट्राइब्स के लिए सेक्रेड है। क्या है? वहाँ पर जो रह रहे जनजातियाँ हैं उनके लिए वो धार्मिक है, सेक्रेड है, पवित्र मानते हैं वो उसको, उसकी पूजा करते हैं,
ठीक है ना। जो आपका सेक्रेट ग्रोव है वो बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है मध्य प्रदेश में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, इन सब एरिया में। इसको मेन खतरा है प्लांटेशन से। जंगल साफ किया जाता है प्लांटेशन लगाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सब बनाए जाते हैं। इनकी संख्या वैसे भी कम है और ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण इसकी संख्या और भी कम होती जा रही है। ये केवल प्राइवेट प्लांटेशन में ही लग रहा है, मतलब होता अब पाया जाता है, और अभी इसे किसी भी प्रोटेक्शन लॉ के अंतर्गत नहीं बचाया जा रहा है, उसको भी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। अब है पिकॉक टारंटुला, मतलब कि ये एक जो स्पाइडर है वो ब्लू कलर का है ये वाला, ठीक है ना। इसको हम लोग पिकॉक स्पाइडर भी कहते हैं क्योंकि ये मोर के कलर का ये पाया जाता है। ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और जो ड्राई डिसिड्यूअस फॉरेस्ट हैं, सूखा जो पर्णपाती वन है वहाँ पर पाया जाता है। लॉगिंग मतलब लकड़ी काटने के कारण, जंगल की सफाई करने के कारण, जैसे कि कभी कभी जंगल में आग लग जाता है उस कारण भी हैबिटेट लॉस होता है, इसके आवास का डिग्रेडेशन होता है। कभी कभी जो अंतर्राष्ट्रीय पेट ट्रेडर्स हैं वो इसको मतलब पकड़ के ले जाते हैं। जैसे कि कई सारे लोगों को ये पालने का शौक होता है, ये सब जो स्पाइडर हैं वो लोग पालते हैं, तो उनको बेचने के लिए वो लोग पकड़ कर ले जाते हैं, ठीक है। ये भारत में एंडेमिक है। ये खास करके ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं नांदयाल का आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर ये पाया जाता है। पक्का मलाई रिजर्व फॉरेस्ट जो तमिलनाडु में है वहाँ पर भी इसको मतलब सबसे पहले इसको पाया गया था, इस जो पिको स्पाइडर है उसको। अगला है बंगाल फ्लोरिकन। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ग्रासलैंड में पाया जाता है, जो घास के मैदान होते हैं ना वहाँ पर पाया जाता है। और ये केवल भारत में ही नहीं, कंबोडिया, नेपाल वहाँ पर भी मिलता है। भारत में अगर चाहते हैं तो ये उत्तर प्रदेश, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में, ये 3 राज्यों में ये पाया जाता है। और ये अपने मेटिंग डांस के लिए फेमस है। जैसे कि जिस तरह से मनुष्य टिकटॉक इसका इस्तेमाल करता है, तो ये जो बंगाल फ्लोरिकन है, सॉरी टिकटॉक नहीं, क्या बोलते हैं उसको, टिंडर का इस्तेमाल करता है, उसी तरह से ये लोग करते क्या हैं कि एक डांस करते हैं। तो इनका जो मेटिंग डांस है वो फेमस है। ग्रासलैंड को हम लोग करते क्या हैं कि उसको हम लोग बदल देते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चरल लैंड में, वहाँ पर इरिगेशन का जो सुविधा है वो प्रोवाइड करके उसको हम लोग खेती करने लग जाते हैं वहाँ पर। तो ग्रासलैंड का लॉस हो रहा है, वहाँ पर ड्रेनेज नहीं मिलता, या फिर जो पूरा का पूरा एरिया है उसको वेटलैंड बन गया, तो इस कारण से भी उसका नुकसान होता है। ओवर ग्रेजिंग, जैसे कि घास के मैदान को जला दिया जाता है साफ़ करने के लिए, तो इनका जो जनसंख्या उसको खतरा हो जाता है फिर, ठीक है। अगला है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, जिसके बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है। ड्राई ग्रासलैंड, स्क्रब लैंड वहाँ पर पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या राजस्थान में है। उड़ने वाले पक्षियों में ये सबसे भारी में से एक है, और इसको मेन थ्रेट है हंटिंग से। जो तार है ना उससे टकरा जाता है। हमने बताया था आपको कि जो फ्लाइंग बर्ड जो डाइवर्टर है वो लगाया जाता है, मतलब जो तार है ना, तार में एक ऐसा रिफ्लेक्टर लटका देते हैं जिसको देख करके ये जो पक्षी है वो समझ जाता है कि आगे तार है और वो मुड़ जाता है। तार है समझता नहीं है, मगर समझता है कि आगे खतरा है, टकराने का चांस है, उसको डाइवर्ट कर देता है। ये जो साइन है वो वाला रिफ्लेक्टर जो है वो उसको कर देता है, मतलब डाइवर्ट कर देता है उसको, ठीक है। जब ये माइग्रेट कर रहा होता है पाकिस्तान में, नेपाल में, तो ये जो टक्कर है वो होती है। जैसे कि कई सारे जो विंड मिल है उससे भी टकराया जाता है बहुत बार ये। अब आते हैं घड़ियाल पर, इसको मैंने पिछले क्लास में कवर कर लिया है। ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। देखो घड़ियाल अलग है, जो क्रोकोडाइल है वो अलग है। क्रोकोडाइल का एक प्रजाति है, ये क्रोकोडाइल का एक सब स्पीशी है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में पाया जाता है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नेटिव है। वो हमारे यहाँ ही शुरू हुआ, हमारे यहाँ ही पाया जाता है, ये उसका अपना घर है, वो कहीं से आया नहीं है। अभी क्या गया है कि इसको कंजर्व किया जा रहा है नेशनल चंबल सेंचुरी में। कहाँ पर? नेशनल चंबल सेंचुरी में जो नदियाँ हैं वहाँ पर इसको कंजर्व किया जाता है। कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन रिवर सेंचुरी, और जो महानदी का जो रेन फॉरेस्ट बायोम है इधर ईस्ट इंडिया में, वहाँ पर इसको पाया जाता है, उड़ीसा में। और इसको जो मेन थ्रेट है वो है कि इसको मारा जाता है इसके स्किन के लिए।
इसकी ट्रॉफी बनाते हैं कि हमने इसको मारा है। जो हमारी स्वदेशी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद वगैरह वाली, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उनके अंडे को खाया जाता है। रिवर राइन हैबिटेट, जैसे कि उनको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है बांध बनाने से, बैरेज बनाने से, जो इरिगेशन के लिए जो कैनाल बनाते हैं उससे भी उनका आवास प्रभावित होता है। सिल्टेशन, सैंड माइनिंग, इस कारण से भी इनका जो आवास है वो ख़राब होता है, ख़त्म होता है। अब आते हैं हम लोग गैंडे पर, राइनो पर। एशिया में जो राइनो पाए जाते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक है हमारा भारतीय राइनो, इसको हम कहते हैं ग्रेट वर्न्ड हॉर्न राइनो, मतलब कि एक सींग वाला गैंडा। जावा राइनो में, जैसे कि जावा भी राइनो होता है और जो सुमात्रा होता है वहाँ पर भी राइनो पाया जाता है। सुमात्रा राइनो जो होता है ना, वो सबसे छोटा होता है सारे राइनो स्पीसीज़ में। तो जो जावा और सुमात्रा वाला राइनो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो अपना भारत वाला राइनो है उसका मतलब संख्या ठीक है और वो अभी वनरेबल कैटेगरी में आता है। ग्रेट वन हॉर्न राइनो मतलब कि जो भारतीय राइनो है वो वनरेबल कैटेगरी में आता है। ये जो राइनो होते हैं वो भारत के अलावा नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन सभी देशों में पाए जाते हैं। इनको हम लोग एशियन राइनो रेंज कंट्री कहते हैं, एशियन राइनो रेंज कंट्री कहते हैं। ठीक है, भारत में केवल इंडियन टाइप का राइनो ही पाया जाता है जो कि होता है ग्रेट वन हॉर्न राइनो। यहाँ पर जावन राइनो और सुमात्रा राइनो नहीं पाया जाता। आपसे एक सवाल है, हमारे यहाँ चीता को दोबारा रीइंट्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है। सबसे पहला सवाल ये है कि हम उसे कौन से देश से लेकर के आएंगे, चीता को कहाँ से ला करके हम रिलोकेट करेंगे। और दूसरा सवाल ये है कि हम उसको भारत में कहाँ रिलोकेट करेंगे, कौन से प्रोटेक्टेड एरिया में ला करके यहाँ पर रखेंगे। चीता के बारे में सवाल है, जरा मुझे बताइएगा क्या आंसर है इसका। अब आते हैं गोल्डन लंगूर की तरफ। ये इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 में रखा गया है। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया, जो हमारे राज्य जैसे कि आसाम है, वहाँ का जो मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट है, वहाँ पर पाया जाता है। और इसकी संख्या भूटान में भी ज़्यादा पाई जाती है, भारत में संख्या कम पाई जाती है। ठीक है ना, ये आसाम में और भूटान का जो एरिया वहाँ पाया जाता है, इसका हैबिटेट बहुत ही लोकलाइज्ड है, मतलब कि ये बहुत ही छोटे एरिया में पाया जाता है। इसी कारण से अगर उस एरिया का इकोलॉजी बदला, अगर वहाँ पर कोई परिवर्तन ला दिया गया तो इसका आवास खतरे में पड़ जाता है। जैसे कि इसके आवास की कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन के कारण इसका जो पूरा घर है इसका बर्बाद कर दिया जा रहा है। इसी कारण से इसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगला है ढोल, जिसको हम लोग एशियाटिक वाइल्ड डॉग कहते हैं या फिर इंडियन वाइल्ड डॉग कहते हैं, जंगली कुत्ता कहते हैं, भारतीय जंगली कुत्ता। तो इसको इंडेंजर्ड कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 2 है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, भारत में जो गंगा का जो फ्लड प्लेन है उसका जो साउथ पार्ट है, मतलब पेनिनसुलर का जो पूरा पार्ट है, वहाँ पर पाया जाता है ये। जैसे कि हमारा जो मध्य भारत है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट है, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, इन सभी राज्यों में ये पाया जाता है। आपको मैंने बताया था कि जो भी जीव हैं उनमें कुछ चीज़ें खास हैं, जैसे कि हैबिटेशन, जो हैबिटेट लॉस है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, ये सब चीज़ें। फिर इसका जो प्रे बेस है, इसका जो शिकार है वो भी कम होता जा रहा है। चूँकि शिकार ही नहीं रहेगा, भोजन ही नहीं रहेगा तो खाएगा क्या, इसकी संख्या धीरे धीरे कमती जा रही है। दूसरे प्रेडेटर से इसको कंपटीशन करना होता है, जैसे कि जहाँ पर ये रहता है वहाँ पर दूसरे जो कार्निवोर हैं वो भी पाए जाते हैं। फिर कई बार जो डोमेस्टिक कुत्ते होते हैं उनसे इनको बीमारी लग जाती है और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये इंडेंजर कैटेगरी में पाया जाता है। अब है लायन टेल्ड मकाऊ, ये इंडेंजर्ड है, वेस्टर्न घाट में इंडेमिक है, मतलब कि वेस्टर्न घाट में ही केवल ये पाया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है यहाँ पर इसको रखा गया है। वेस्टर्न घाट का जो सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पर आप इसको पा सकते हैं। इसका भी सेम थ्रेट है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू स्प्रेड ऑफ एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, और जो प्लांटेशन होता है चाय, कॉफ़ी का, टीक का,
वो सभी काफ़ी जिम्मेदार हैं। वाटर रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं, जो मानव की बस्तियां हैं वो बनाई जा रही हैं। इस कारण से इसका आवाज़ धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। क्या नाम था इसका? लायन टेल्ड मकाऊ। अब आते हैं नीलगिरी ताहर। ये पहाड़ी बकरियां होती हैं, इंडेंजर कैटेगरी में है, शेड्यूल नंबर 1। ये भी वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है। नीलगिरी हिल जो है ना, वहाँ पर ये पाया जाता है। तमिलनाडु, केरला में आप मेनली इसको नीलगिरी ताहर को देख सकते हैं। नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है। ठीक है। अभी इसका जो करीब 300 से ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है इरानाकुलम नेशनल पार्क और ग्रास हिल जो है अन्नामलाई का, वहाँ पर। अब आते हैं पैंगोलिन के बारे में। पैंगोलिन की 2 मेन प्रजातियां होती हैं, इंडियन पैंगोलिन और चाइनीज़ पैंगोलिन। भारत में इंडियन पैंगोलिन पाया जाता है और जो चाइनीज़ वाला है ना वो भी पाया जाता है। दोनों जातियां भारत में मिलती हैं। जो भारतीय पैंगोलिन है वो इंडेंजर्ड है, मगर जो चाइनीज़ पैंगोलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इनकी संख्या वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है चाइना में, और ये हमारे में मिलता है। तो जो बचा हुआ है वो बस बचा हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल नंबर 1 है, वहाँ पर इसको रखा गया है मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। इंडियन पैंगोलिन भारत में आपको जनरली मिल जाएगा, बस जो एरिड एरियाज़ हैं, जो सूखे एरिया हैं, हाई हिमालय के जो एरिया हैं और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पर छोड़ करके जो बाकी हमारा भारत है वहाँ पर मिल जाएगा। और ये भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, यहाँ पर भी पाया जाता है। जो चाइनीज़ पैंगोलिन है वो खास करके हिमालयन फुटहिल में, जो नेपाल का पूर्वी भाग है, भूटान है, नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है भारत का, नॉर्थ ईस्टर्न बांग्लादेश और साउदर्न चाइना, मतलब कि हिमालय से लगा हुआ जो एरिया है वहाँ पर आपको चाइनीज़ पैंगोलिन मिलता है। अब इसको मेन थ्रेट क्या है? इसको इसके स्कैल्प के लिए, जो खाल होती है ना इसकी, उसके लिए, इसके मीट के लिए प्रोटीन रिच होता है, तो इसी कारण से इसका जो शिकार है वो किया जाता है। इसका मतलब कि बहुत ही बड़ा मार्केट है साउथ ईस्ट एशिया में और ख़ास करके चाइना में। अब हम आते हैं इंडस रिवर डॉल्फिन पर। ये इंडेंजर्ड है। ये उन 4 रिवर डॉल्फिन में से है जो मतलब कि जो साफ पानी में पाया जाता है। ठीक है। और ये अपना जो अधिकांश जीवन है वो फ्रेश वाटर जो पानी में पाया जाता है। जो आपका वो है ना डॉल्फिन इरावदी वाला, वो खारे पानी के डॉल्फिन है। ठीक है। इंडस रिवर डॉल्फिन इज़ द सेकेंड मोस्ट इंडेंजर्ड वाटर रिवर डॉल्फिन, और इसका अब 1800 जनसंख्या पाया जाता है। इसी कारण से इसको इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है। भारत का जो ब्यास नदी है वहाँ पर इसकी संख्या 8 से 10 बताई गई है जनसंख्या में। और डैम बनाने से, बैरेज बनाने से इनका जो आवास है वो नष्ट हो जाता है, फ्रेगमेंटेड हो जाता है, उनका हैबिटेट डिग्रेड हो जाता है और इसका माइग्रेशन नहीं हो पाता। मैंने बताया था आपको कि अपने घर से ससुराल नहीं जा पाता और मतलब अपने जो जीवन है उनसे नहीं मिल पाता। तो ये आपका है इंडस रिवर डॉल्फिन। अब हम आते हैं मालाबार ट्री टोड पर। ये भी इंडेंजर्ड है और ये काफ़ी रेयर एम्फीबियन जीव है जो वेस्टर्न घाट में एंडेमिक है। होता क्या है कि एक खास तरह का फंगस इसमें लग जाता है, इसके कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी संख्या धीरे धीरे कमती जा रही है। मगर हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन, ये भी इसकी जनसंख्या की कमी के पीछे कारण जिम्मेदार हैं। आपको पता है कि मेढक जो होता है वो एक इंडिकेटर स्पीसी होता है, मतलब कि अगर उस इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट की संख्या बढ़ जाती है तो ये लुप्त होने लग जाता है, क्योंकि इसका जो स्किन होता है वो वेट होता है और ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो इसके स्किन के काफ़ी सेंसिटिव होने के कारण जो पोल्यूटेंट है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इस पर पड़ता है और धीरे धीरे लुप्त होना शुरू हो जाता है। हमको आइडिया लग जाता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्टेमिनेट हो गया है, पोल्यूशन हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगला है ग्रेट हॉर्नबिल। ये वनरेबल कैटेगरी में पाया जाता है, जो भारतीय सबकॉन्टिनेंट है वहाँ पर और जो साउथ ईस्ट एशिया का जो पूरा रीजन है वहाँ पर पाया जाता है। क्लियर है। ये राजकीय पक्षी है केरला का और अरुणाचल प्रदेश का। हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन इसके लिए मेन थ्रेट हैं।
और जो मगर क्रोकोडाइल है उसके बारे में, ये वनरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 में इसको लिस्ट किया गया है और ये मेनली एक फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला जीव है जो ज़्यादातर तालाबों, नदियों और जो मार्शेज हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट में इसको आप पा सकते हैं, मगर ये भूटान में और म्यांमार में एक्सटिंक्ट हो चुका है, वहाँ पर अब ये नहीं पाया जाता। वहाँ पर न वाइल्ड में न वहाँ की कैप्टिविटी में, वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। भारत में ही ये पाया जाता है। सारस IUCN के मुताबिक वनरेबल है। हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल नंबर 4 में पाया जाता है, मतलब ठीक ठाक जनसंख्या इसकी है हमारे यहाँ। और ये मेनली 3 इलाकों में पाया जाता है, भारतीय सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर पाया जाता है। और ये इंसानों के नज़दीक रहता है। जो इलाके जहाँ पर पानी जमा हुआ है, वेटलैंड है, जैसे कि प्लेन, मार्शलैंड, पॉन्ड्स, वहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि जो धनौरी वेटलैंड है यूपी का, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये उड़ने वाले पक्षियों में सबसे लंबा है और ये इंडिया में ब्रीड करने वाला एकमात्र रेसिडेंट क्रेन है। ये यूपी का राजकीय पक्षी भी है, स्टेट बर्ड भी है। अगला हमारा जो है वो ऑलिव रिडली टर्टल है। उड़ीसा का जो गहिरमाथा बीच है वहाँ पर ये आता है हर साल माइग्रेट होकर के, और ये वनरेबल कैटेगरी में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो शेड्यूल 1 है वहाँ पर कहाँ कहाँ मिलता है, गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी और ऋषिकुल या रोस्ट्री कोस्ट, गंजाम ज़िला है वहाँ पर, उड़ीसा का। वहाँ पर ये एक नेस्टिंग साइट है, ठीक है। यहाँ पर वो आते हैं और जो नेस्टिंग है वो करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो दोबारा बड़ा होकर के फिर से लौट जाते हैं। यहाँ पर जो मानव के द्वारा इंटरफेरेंस है वो किया जाता है। जैसे कि जब मछली पकड़ने जाते हैं तो मछली का जो जाल होता है उसमें फंस जाता है ये कछुआ और मर जाता है। इसके अलावा जो पोर्ट का डेवलपमेंट है, मैरीन पोल्यूशन है, जो टूरिस्ट सेंटर बनते हैं वहाँ पर बीच पर, इस कारण से भी इसका जो पूरा इकोसिस्टम है, इसका जो आवास है वो प्रभावित होता है। स्नो लियोपार्ड देखने में बिल्ली टाइप लगता है, बिल्ली का ही प्रजाति का है, बड़ा भाई है उसका। वनरेबल है शेड्यूल नंबर 1 में। जो हिमालय के ऊंचे पार्ट हैं और ट्रांस हिमालय का एरिया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, लद्दाख का एरिया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, इन राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके कंजर्वेशन के लिए, स्नो लियोपार्ड के लिए बहुत सारे जो इनिशिएटिव है वो लिए गए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल में ही लॉन्च किया पहला नेशनल प्रोटोकॉल ऑन स्नो लियोपार्ड प्रोटेक्शन, जैसे कि जो इनकी जनसंख्या है उसको एसेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल है वो बनाया गया है। इसके बाद 23 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को। और जो प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड है वो भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो लोकल पॉपुलेशन है उसके साथ मिल करके जो प्रोटेक्शन है वो किया जाता है स्नो लियोपार्ड का। सिक्योर हिमालय, इसको फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF है और UNDP है उनसे। हाई एल्टीट्यूड में जो स्नो लियोपार्ड है उनको कंजर्व किया जा रहा है और ये अभी हाल में 4 राज्यों में, 4 इलाकों में चल रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम। मतलब कि जो भी हिमालय से सटे हुए भारतीय राज्य हैं उन सभी में ये पाया जाता है, स्नो लियोपार्ड पाया जाता है। अगला है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये जैसे कि नाम से लग रहा है खारे पानी में, इनकी जनसंख्या अच्छी खासी है, लीस्ट कंसर्न्ड है, मगर जो लिविंग रेप्टाइल है उसमें सबसे बड़ा है ये। और भारत का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर पाया जाता है, मतलब कि पूरा जो बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, नीचे तक पूरा तमिलनाडु तक ये पाया जाता है। इनका कोई दिक्कत नहीं है, बस घड़ियाल जो हमारा है वो खतरे में है, ठीक है। अगला है गोल्डन जैकल, ये भी लीस्ट कंसर्न्ड में है। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल नंबर 3, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीका जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग है, अरेबियन पेनिनसुला, पूर्वी यूरोप और पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, वहाँ पर ये पाया जाता है। अब जो घास के मैदान है कच्छ के इलाके में, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा के इलाके में, वहाँ पर ये पाया जाता है। मगर जहाँ पर भी मैनग्रोव है उसके डिस्ट्रक्शन के कारण जो घास के मैदान हैं उसके लुप्त होने के कारण इसकी जनसंख्या पर धीरे धीरे खतरा हो रहा है। अभी तो लीस्ट कंसर्न में है, हो सकता है कि बाद में इसकी संख्या और कमे और फिर ये वनरेबल और
इन सब कैटेगरी में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे वो जीव जो IUCN के मुताबिक क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल, लीस्ट कंसर्न, इन सब कैटेगरी में हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप उम्मीद हुई कि कॉपी लेकर के बैठे होंगे। अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं बनाया है तो PDF से मिल जाएगा, PDF में कोई दिक्कत नहीं है। बस जहाँ जहाँ आपको मैंने बताया है खास पॉइंट, वो आप अपने पन्ने पर नोट करते चलेंगे और वो जो आप लिखते जाएंगे ना पेज पर, आपके दिमाग में लिखाता जाएगा, आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। लिखने से सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप ज़्यादा टाइम तक उसको रिटेन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थी बातें हमारे जो स्पीसीज़ हैं उनके बारे में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो अलग अलग करंट अफेयर के चीज़ें हैं एनवायरनमेंट संबंधित, हाई प्रायोरिटीज़ एरियाज जो हैं, हम उनके बारे में। रात को वो क्लास आएगी, रात के 8 बजे हम मिलेंगे वहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।